हेलो बच्चों, क्या हाल है अभी सभी का। आई होप कि सभी ठीक होंगे। और आज आप सभी के लिए खुशखबरी है। आज से जो है हम साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी नाइन्थ की पहली साइंस की क्लास होने वाली है। ठीक है। आई होप कि सभी जो है इससे अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी डाउट, मैं होप करता हूं कि भाई कोई भी डाउट तुम्हारा बचेगा ही नहीं। ठीक है। आज हम नाइन्थ से स्टार्ट करेंगे। देखो, अब इसी वीक में जो है आपकी नाइन्थ से ट्वेल्थ तक की सभी क्लासेस अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर डेली बेसिस पे जो है कम से कम 8 क्लासेस अपलोड हुआ करेंगी हमारी। ठीक है। जैसे कि नाइन्थ की मैथ्स और साइंस की, टेंथ की मैथ्स और साइंस की, इलेवेंथ की फिजिक्स और मैथ्स की, और ट्वेल्थ की भी फिजिक्स और मैथ्स की। तो टोटल हमारी 8 क्लासेस जो है डेली बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि डालेंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस के बारे में। ठीक है। तो मैंने जो है बीएससी में ही सारी एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन मैंने ली है। ठीक है। और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो हम जो है साइंस को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा इंतजार करना, तो थोड़े से मैं जो है प्रैक्टिकल अप्रोच से आप सभी को सारा समझाने की कोशिश करूंगा। ओके। और आप सभी जो है हमारे जो हमारे ऑफलाइन बैचेस भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस जो है डेरावाल नगर मॉडल टाउन में चलते हैं। ठीक है। इवनिंग में 4 बजे से 8 बजे तक। ओके। तो आप सभी यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज से जो है हम साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। हमारा नाइन्थ क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ठीक है। मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ठीक। अब मैटर क्या होता है, देखो इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो मैटर से बनी हुई है। ठीक है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज किससे बनी हुई है? हमारे मैटर से ही बनी हुई है। ठीक है। तो अब मैटर होता क्या? मैटर वो चीज होती है जिसके पास मास होता है और वो वॉल्यूम कैरी करता है और वो स्पेस में कुछ जगह घेरने की अपनी कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। इवन जो एयर तुम्हें दिख नहीं रही है वो भी एक मैटर से बनी हुई है। ठीक है। वो तुम्हें नहीं दिख रही है, तुम अभी शायद कैपेबल नहीं हो, लेकिन हम माइक्रोस्कोप में उन सभी को देख सकते हैं आराम से। इसका मतलब उसके पास मास भी होता है और उसके पास वॉल्यूम भी होता है। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, एटम चैप्टर वगैरह जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। ठीक है। ओके। मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैथ्स और साइंस में कोई भी डाउट आपका रहे ना। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम मैटर इन आर सराउंडिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें वो सब हमारी मैटर है, मैटर से ही बनती है। ठीक है। मैटर, अब देखो ये पेन है, पेन भी मैटर से बना, मैं खुद मैटर से बना हूं, ये चेयर मैटर से बनी है, कैमरा मैटर से बना है। आप भी अपने अराउंड जितनी भी चीजें देख रहे हो वो सब किससे बनी है? मैटर से बनी है। ठीक है। अब हम ये इस बात को जानते हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो भी ये बात बोलते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और वो 5 तत्व ही मैटर कहलाते हैं। ठीक है। अब उनको देखेंगे वो कौन कौन से होते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आज शायद पहली बार हम इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखेंगे कि भाई ये कैसे दिखते हैं। अब जैसे कि वो 5 एलिमेंट्स हमारे होते हैं, कौन कौन से? अर्थ। कौन से होते हैं? अर्थ, जिसको हम संस्कृत में पृथ्वी या हिंदी में धरती भी कह देते हैं। अर्थ। अब अर्थ से, अब देखो सारी चीजें तो नहीं बनती, लेकिन हमारा मनुष्य शरीर जो है, ठीक है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो मैटर से बनी हुई है। ठीक है। लेकिन हमारा जो शरीर है, हम बिल्कुल बार बार सुनते भी है, कहते भी इस बात को कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है। उन 5 तत्वों को आज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ हमारा सबसे पहला तत्व है। अर्थ कैसे बनता है? अर्थ, अब जो भी चीज हम खाते हैं वो हमारी इन चीजों में तब्दील हो जाती है, बोन्स में और मसल्स में। तो ये सारी चीजें हमारी अर्थ का ही एलिमेंट होता है। ठीक है। अब दूसरी क्या होती है? वाटर। कौन सा? वाटर। अब हमने पढ़ा वाटर से भी, अब इस बात से तो हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि हमारा 70% जो मास है, हमारी बॉडी में जो 70% चीजें मास है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। क्या है? पानी है, वाटर है। ठीक है। ठीक है ना। तो वो वाटर कैसे होता है? वाटर, अब हमारे बॉडी में वाटर होता है, वो कैसे होता है?
ब्लड की फॉर्म में बहता रहता है, ब्लड की फॉर्म में बहता रहता है, और 24/7 वो बहता रहता है, उसका काम है 24/7, ठीक है। क्योंकि जब वो रुकना स्टार्ट हो जाता है तो जीवन की कुछ चीजें रुक जाती है और जीवन ही रुक जाता है फिर। ओके, तो यहां पर हमने देखा वाटर जो है वो ब्लड के माध्यम से हमारी बॉडी में बहता रहता है, ठीक है। अब दूसरा एयर, एयर, अब एयर से तो हम कभी भाग ही नहीं सकते, सांस लेते हैं, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं तो उस दिन से हम सांस लेना स्टार्ट करते हैं, और जिस दिन सांस रुक जाती है उस दिन हम भी रुक जाते हैं, ठीक है। तो सांस चलेगी जब तक, तो जब तक कि हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब सांस कैसे लेते हैं हम? ब्रीथ। तो ये जो ब्रीथिंग का सिस्टम है सारा का सारा, ये हमारा एयर में आता है। देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम जब एयर लेते हैं तो इनसाइड जब एयर जाती है हमारे, ठीक है, हमारे लंग्स में जब एयर पहुंच जाती है, ठीक है, उधर लंग्स में कैपिलरीज जो है वो उन सभी एयर में से ऑक्सीजन को पिक कर लेती है। ऑक्सीजन को क्यों पिक करती है? क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है उस टाइम पे, ठीक है। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उससे ज्यादा होती है, इसीलिए जब जहां पर कोई चीज जल रही हो तो वहां पर हमें सफोकेशन हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में ज्यादा जा रही होती है और वो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसीलिए हमारे ब्लड में CO दौड़ना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी जो है आग जलाकर कमरे में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, इन सबसे सफोकेशन हो सकती है, ठीक है। अब हमने सांस ली, अब नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं तो सारी गैसेज अंदर जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ, ठीक है, हमारे हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ पाती है और वो फिर आगे बढ़ती है, ठीक है, वो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन तक जाती है। जब हम सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10th में जब हम पढ़ाएंगे लाइफ प्रोसेसेस तो उसमें सारी चीजें हम ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। अब ब्रीथ करते हुए एयर को हमने ग्रहण करा, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारी जाकर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। इस बात को हम जानते हैं कि हम जो भी चीज खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज क्या होता है भाई? C6H12O6, उसके साथ जाकर O2 रिएक्ट करती है, और जैसे उसके साथ O2 रिएक्ट करती है तो हमें जो है CO2 जो उसके प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें CO2 मिलता है, H2O मिलता है, और साथ में हीट भी मिलती है। इसका मतलब हीट है तो हमारे अंदर क्या भी है? फायर, अग्नि। तो हमारा चौथा तत्व, फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? फायर। कौन सा है? फायर। फायर एलिमेंट है हमारा, ठीक है, जो कि हमारे किस फॉर्म में रहता है? हीट की फॉर्म में। अब हमारी बॉडी जो है कॉन्टिन्यूसली हीट करती रहती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, इसीलिए हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बनी रहती है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करोगे तो 32 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहेगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट में जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड रहेगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होता है? स्पेस या स्काई, जो भी कह लो, स्पेस या स्काई। ये क्या होता है? जो हम अब देखो हमारी बॉडी में एम्प्टीनेस भी तो है, खाली जगह भी है कुछ, तो वही जगह हमारी क्या कहलाती है? स्काई या स्पेस कहलाती है। तो एम्प्टीनेस इन बॉडी, तो ये हमारी क्या कहलाती है? स्पेस। तो ये 5 एलिमेंट देखो, हमारे जो शास्त्र, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, देखो हिंदू तो मैं नहीं कहूंगा, सनातन में जो हमारे सारे ग्रंथ है, ठीक है, उन सब में ये बातें सारी की सारी लिखी हुई है। और आपको बड़ी हैरानी होगी इस बात को जानकर कि बाद में जो बहुत साल, जो ये तो हमने बहुत साल पहले लिख दिया था, उसके बाद जो ये मॉडर्न साइंस आजकल जिसको बता रहे हैं लोग, ठीक है, उसमें जब ग्रीक फिलोसफर्स ने, जब ग्रीक साइंटिस्ट ने इन सब को इजाद किया तो उनको भी लास्ट में यही कंक्लूजन मिला कि हमारी जो बॉडी है या इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो इन 5 एलिमेंट से ही बनती है, ठीक है। तो इन 5 एलिमेंट से ही हमारी चीजें बनती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में है संस्कृत को इंक्लूड कर कर, और हमारी जो साइंस के चैप्टर्स है उनके साथ एक बुक और लगा दो जो कि संस्कृत का जो विज्ञान है संस्कृत भाषा में होता है वो, ठीक है, संस्कृत भी हमें आ जाएगी। और संस्कृत जो है बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। मैं आपको एक बात बता दूं, संस्कृत जो है वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है आज तक, ठीक है। वो उसमें अगर हम सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दे
तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो चीजें आज हम डिस्कवर कर रहे हैं, जो चीजें हम डिस्कवर करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी। ठीक है, आप बस हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा, मैं ऐसा समझता हूं कि ये थोड़ा सा बदलना चाहिए। उसमें जो है ये जो आजकल मॉडर्न साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उस विज्ञान को भी हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए अपने सिलेबस में, और साइंस के बच्चों के लिए तो स्पेशली उसको कैरी करना चाहिए। जर्मनी में आपको जानकर हैरानी होगी, जर्मनी में जो है संस्कृत पढ़ाई जाती है, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको वो पढ़ाया जाता है, वो पढ़कर जो है बहुत सारी, ठीक है, तो ये सभी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। देखो उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन अब हम मजबूर है कि हमें जो है इन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अब वहां पर अगर हम जाएंगे तो हमारा लॉस होगा, हमारे मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। अब हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मैं होप करता हूं कि एक दिन ऐसा जरूर होगा कि ये सारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़े चेंजेस होंगे, और जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था, जहां पर हमें सारी स्किलफुल चीजें भी सिखाई जाती थी, सब कुछ सिखाया जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी कोई ऐसी चीज हम स्टेब्लिश करके हम दोबारा से जो है अपने उस विज्ञान को, उस रियल साइंस को, बहुत परफेक्ट साइंस को हम दोबारा से लेकर आएंगे, और सही में हमारा भारत देश जो है वो विश्व गुरु बन सकेगा। ठीक है, ये तो हम उम्मीद ही करेंगे भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब भाई मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस चीज को दो भागों में बांट दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो हमारे साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, कलर हो गया, जो चीजें हमें दिखती है उन सबको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, जैसे अगर उनको बदल दे तो वो वापस भी लाए जा सकते हैं। ठीक है, इन्हें फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि आइस का एग्जांपल अगर हम ले ले, ठीक है, पानी से अगर हम बर्फ बनाते हैं तो हम बर्फ से पानी भी बना लेते हैं वापस, तो ये रिवर्सिबल चेंज होता है। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं। केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं हमारे? केमिकल चेंजेस जो हमारे ज्यादातर होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल। ये हमारे एलिमेंट्स और केमिकल प्रॉपर्टीज को, अंदर जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनको भी बदल। फिजिकल चेंजेस में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, उसमें सेम रहती है। अब जैसे बर्फ और पानी, आइस और वाटर को अगर तुम कंपेयर करोगे तो उसका जो एलिमेंट का जो फॉर्मूला है उसका भी H2 है और इस वाटर का भी H2 है, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है कोई फर्क नहीं है, वो बस उसका एक फिजिकल चेंज है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, मैटर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जान ली, पुरानी भी जान ली और नई भी जान ली। अब नई चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो हमने यहां पर जाना कि हमारा जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, मतलब हम उनको वापस मोड़ सकते हैं, वापस पुरानी फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में अगर हम देखें तो जो पार्टिकल, जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से बनता है। किससे बनता है? पार्टिकल्स से बनता है। पार्टिकल्स का साइज क्या होता होगा हमारे हिसाब से? उनका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े तो उनके जो है फिजिकल नेचर में उन पार्टिकल्स का साइज क्या हो सकता है? उन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी देखो, अभी मैं ये इनकी ना कुछ एक क्लास में डालूंगा जिसमें मैं इस पूरे चैप्टर, अभी मैं इक्विपमेंट्स इकट्ठे कर लूं, उन सब इस चैप्टर में जितने भी हम प्रैक्टिकल अप्रोच से टॉपिक समझते हो, एक वीडियो उसकी मैं जरूर डालूंगा जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच से वो सारे कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, उसमें मैं सारे प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इसमें हम समझते हैं कि अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? अब देखो, ये पानी है, इसमें हमने 5 बूंद जो हमारा उजाला होता है, जो हमारे नीले कलर का उजाला होता है, वो अगर हम इसमें डाल दे तो वो पूरे पानी को क्या बना देता है? नीला 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 नीला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से आधा पानी लेंगे और इसमें जो आधा पानी था, ये आधा पानी था जो बिल्कुल साफ था, इसमें से आधा पानी लेंगे और इसमें मिला देंगे, तो इसके और इसके कलर में फर्क आ जाए, लेकिन ये स्टिल ब्लू कलर शो करेगा तुम्हें। ठीक है, ये स्टिल तुम्हें ब्लू कलर जो हमारे उजाले का कलर होता है वो स्टिल शो करेगा। ठीक है, इधर करोगे सेम,
कि आधा इसमें से उठाया और आधा पानी साफ था और इसमें मिलाया तो फिर और लाइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है डार्क कलर शो करेगा, यहां पर उससे लाइट हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। और इन तीनों में सबसे लाइट ये होगा, लाइटेस्ट होगा। ठीक है, मोस्ट लाइट ये होगा तुम्हारा। ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट, मोस्ट लाइट ये होगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डार्क कलर होगा। इसका मतलब और देखो इसमें जो है पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता है, क्योंकि पानी के बीच में, वो अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में समझाएंगे। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि पार्टिकल्स का साइज बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। इसमें भी ब्लू कलर था, इसमें भी, लेकिन वो लाइट होता जा रहा है। इसका मतलब क्या, हमारे जो पार्टिकल्स का साइज है वो काफी छोटा होता है। कहां तक छोटा हो सकता है वो, नैनोमीटर तक छोटा हो सकता है, और उससे भी बियॉन्ड हमें कुछ चीजें मिली है। ठीक है, तो नैनोमीटर को अभी हम लेकर चलेंगे। ओके, तो अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये सबसे जरूरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है पेपर्स में, स्कूल्स में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। ठीक है, ये तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी, हम चाहे तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कहां गए डस्टर। ये हमारा टॉपिक सबसे जरूरी टॉपिक है आज का ये। ठीक है, कुछ चीजें हमें समझनी होती है, कुछ टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं अच्छे से, क्योंकि पेपर में आने के उनके अच्छे खासे चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छे खासे चांसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहां पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पढ़ने जा रहे हैं और उनको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो उन पर हम फोकस रख के चलेंगे अभी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। पानी, चलो पानी बाद में पिएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं वही देख रहा था कि पानी मिल जाए तो, लेकिन पानी क्लास के बाद ही पी पाएंगे अब हम। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके बीच में स्पेस होता है, बिल्कुल होता है। दैट पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। बहुत छोटा भी स्पेस होता है, बहुत बड़ा भी स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर आई भी आएगा। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बिल्कुल होता है स्पेस। इसका परफेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखो, किसी पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होता है, किन्हीं में ज्यादा होता है, किन्हीं में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ। जिनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है वो हमारे सॉलिड होते हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा ज्यादा होता है वो हमारे लिक्विड्स होते हैं, और जिनके बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होता है वो कौन होते हैं, हमारे गैसेस होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है, वो स्पेस छोटा हो बड़ा हो वो अलग बात है। ठीक है, स्पेस होता है, लेकिन हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल स्पेस होता है, चाहे वो सॉलिड हुए, चाहे वो लिक्विड हुए, चाहे वो गैसियस हुए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, यहां पर हमने क्या किया कि एक पानी का जग लिया। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीनी हमने घोल दी, मिला मतलब डाल दी। ठीक है, ये चीनी डाल दी। अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे मिक्स करना स्टार्ट करते हैं, मिक्स करना स्टार्ट करते हैं, मिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो पानी का लेवल ये है, हो सकता है चीनी जब डालो तो पानी का लेवल जो है थोड़ा सा इधर तक हो जाए। ठीक है, कि चीनी हमने बहुत सारी डाल दी तो पानी का लेवल, क्योंकि वो एक सॉलिड था अभी। ठीक है, चीनी जो है जब छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो तब भी वो सॉलिड ही होती है, लेकिन वो इतनी छोटी हो जाती है वो हमें अभी दिख नहीं रही होती है। अब देखो जैसे ही जैसे तुम इसमें पानी को मिलाते रहोगे, घोलते रहोगे इस चीनी को, तो धीरे धीरे वापस ये इसी लेवल पे आ जाएगा।
इसी लेवल पे पानी का लेवल आ जाएगा, वापस इसी लेवल पे आ जाएगा। पहले इधर था तो इधर वापस आ जाएगा ये, ठीक है, इधर से इधर जाएगा चीनी डालने पे, और ये वापस इधर आ जाएगा इसी लेवल पे, ठीक है, इसी लेवल पे आ जाएगा। तो आखिरकार ये चीनी गई कहाँ? अब हम कह देते हैं वो घुल गई, घुलती नहीं है। एक्चुअली में जब हम वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, अब जो चीनी के दाने, हमने बताया ना कि पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे साइज के होते हैं, ठीक है, इतने छोटे साइज के होते हैं, उन्हें हम देख पाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है, नैनोमीटर तक वो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, मान लो कि वाटर, अभी मैं तुम्हें सिर्फ शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये H2O के पार्टिकल्स है, ये ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो ये स्पेस देख रहे हो बीच में, पानी था ना, पानी के बीच में देखो ये स्पेस दिख रहा है तुम्हें यहां पर ट्रायंगल टाइप में, ये जो स्पेस है, यही स्पेस में जाकर अब वो चीनी के दाने इतने छोटे टूट जाते हैं और शुगर के दाने इतने छोटे टूट जाते हैं कि वे जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो इधर जाकर बैठ जाते हैं, इधर जाकर वो बैठ जाते हैं। और जब पानी पीते हैं तो यही दाने हमारे जीभ पर लगते हैं और हमें मीठा मीठा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये जो है इसके साथ घुल गए हैं, ठीक है, घुलने का मतलब ये नहीं है कि ये जो है इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी इनकी चेंज हो गई होगी, ठीक है, इनकी जो है फिजिकली हमने इनको बस यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि हम इस पानी को इवेपोरेट करके वापस चीनी को ला सकते हैं, सिंपल प्रोसेस से, सिंपल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से हम इस चीनी को वापस ला सकते हैं, पानी को इवेपोरेट कर देंगे और चीनी का जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे रह जाएगा और उसको हम ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे उनके बीच में स्पेस कितना हो, इसका मतलब क्या है, ये जो चीनी के दाने वो इतने छोटे टूट गए हैं कि उन स्पेस में, मतलब क्या है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसका मतलब यही है, इसका तो मतलब यही है ना भाई, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेस होता है, इसीलिए यहां पर जाकर, तो इससे ये सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो है वो धीरे से मूव करते हैं, कुछ पार्टिकल बहुत तेज मूव करते हैं, कुछ मीडियम स्पीड में मूव करते हैं, तो वो डिपेंड करता है, ओके। अब देखो कैसे, जब पार्टिकल्स मूव करें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकल्स मूव कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। पार्टिकल्स जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब वो मूव कैसे करते हैं भाई, देखो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, देखो मूव करने के लिए ना, देखो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों जरूरी है, देखो पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। जैसे कि हम सुबह सुबह अगरबत्ती लगाते हैं, सुबह अगरबत्ती लगाते हैं तो एक कमरे में अगरबत्ती लगाई जाती है, ठीक है, उस अगरबत्ती को एक कमरे में लगाया जाता है और पूरे घर में उसकी जो है खुशबू फैल जाती है। वो कैसे फैलती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, ठीक है, उसके पार्टिकल जो है बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। लेकिन जब हम पानी को फेंक देते हैं या पानी को इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो जो है कम एरिया कवर करते हैं उसके मुकाबले, ठीक है। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो तो बहुत ही कम मूव करते हैं, बहुत ही धीरे से मूव करते हैं कि हम उन्हें इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव, अब देखो इन तीनों की स्पीड अलग अलग क्यों है, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है काइनेटिक एनर्जी। कौन है? काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास दो तरीके की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो मोशन, जो बॉडी मूवमेंट में होती है उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जिसकी हाई होगी उसके पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करे। सीधी सी बात है, जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी, जिसमें ज्यादा फुर्ती होगी, जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी वो ज्यादा जल्दी जल्दी काम करेगा, फुर्ती से काम करेगा। लेकिन जिसके पास कम एनर्जी होगी, जो लो डाउन रहता है, वो धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, जैसा कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैं बहुत धीरे धीरे काम करता हूं। ठीक है, शायद हो सकता है मेरी काइनेटिक एनर्जी कम चल रही हो। ओके वो तो अलग अलग चीजें डिपेंड करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको ड्राइव भी करेंगे हम। ठीक है, आगे हमारा फिजिक्स में चैप्टर आएगा, उधर हम इसके डेरिवेशन भी करेंगे भी, कैसे इसको समझेंगे वहां पर अच्छे तरीके से। ठीक है, पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब गैसेस के पास जो है, गैसेस के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इनके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और लिक्विड के पास उससे कम होती है। ठीक है, लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती है, और सबसे कम किसके पास होती है? सॉलिड के पास होती है। लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है तो पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये हमें पता लग गया। ठीक है, और वो कुछ पार्टिकल बहुत ज्यादा तेज मूव करते हैं कि देखो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे उसमें जल्दी से फैल जाती है। ठीक है, कुछ की जो है कम करते हैं। अब जैसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाऊं भाई। अब देखो आज राजमा चावल बनेंगे घर पे, मान लो। ठीक है, राजमा चावल जब बन रहे होंगे तो उसकी स्मेल जो है घर से बाहर, जैसे ही तुम घर के बाहर आओगे, ठीक है, गेट पर आओगे तो तुम्हें स्मेल आ जाएगी और तुम्हें लगा अरे आज तो मजा आ गया, आज तो राजमा चावल खाएंगे भाई। ठीक है, लेकिन अगर उसी राजमा चावल को अब हम फ्रिज में रख दे, अब हम फ्रीज में रख दे तो उसकी खुशबू तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, तुम्हें नहीं पता लग पाएगा कि भाई हमारे घर में आज राजमा चावल बने हैं कि नहीं बने हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। क्योंकि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हम उनको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, नीचे से हीट करते हैं उनको। उस हीट की वजह से उसके अंदर जो भी हमने चीजें डाली थी, मसाले वसाले, राजमा वाजमा, उसकी खुशबू जो है उन एयर मोलिक्यूल्स के साथ दौड़ रही थी, तो वो खुशबू जो है हम तक पहुंची और हमें पता लग गया, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। अब इससे हमें क्या पता लगता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि पार्टिकल्स की मूव करने की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हम तक वो पहुंच पाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने उसको फ्रीज में रखा तो अब उनको ठंडा कर दिया हमने, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि अब टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है भाई, तो आगे अब हम बढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कैरी कर रहा है वो ये कैरी कर रहा है कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। और ये इस अट्रैक्शन को बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो अब सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इनको जब तोड़ा जाता है तो इनको ज्यादा फोर्स रिक्वायर होती है, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरों को पकड़ने की जो शक्ति है, जो फोर्स है, जो ताकत है, वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इनको हम सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स है, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये रिजिड बॉडीज होती है। क्या होती है? रिजिड बॉडीज होती है। ठीक है, इनकी रिजिडिटी काफी हाई होती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम सॉलिड भी बोल देते हैं, इसी वजह से इनको हम सॉलिड बोल देते हैं। अब देखो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बहुत ही ज्यादा होता है इन सबसे, जो भी हम लिक्विड और गैस पढ़ेंगे इनसे बहुत ज्यादा होता है। इनका क्यों होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है इनके बीच में। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये इसमें हम साइन उल्टा बना देंगे। ठीक है, इस साइन का मतलब पता ना मैथ्स में हम यूज करते हैं इसका, तो इसका मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अब लिक्विड के पार्टिकल जो है वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, मान लो ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इतना ही ये गैप बना पाए एक दूसरे के बीच में। ऐसे कुछ माया जाल सा बना दिया मैंने, तो ये है भाई माया जाल है क्या? नहीं। ठीक है, तो ऐसा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके बीच में। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सॉलिड के मुकाबले कम होता है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता है। ठीक है, लेकिन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया इनके बीच में? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया इनके बीच में। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर गैप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, या डिस्टेंस का। ठीक है, ओके। अब गैसेस की बात करें, अब हम गैसेस में रहते हैं। ठीक है, अब गैसेस में जब हम रहते हैं तो हम देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। मान लो, देखो कितना कितना डिस्टेंस हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। लेकिन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब भी होती है, कम हो ज्यादा वो एक अलग बात है। तो पार्टिकल्स के मैटर में हमने क्या पढ़ा? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हर एक पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर गैप क्या बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो इंटरमोलिकुलर गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स खत्म होता है। इसमें हमने बहुत जरूरी चीज पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे भी हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। पार्टिकल्स की मूवमेंट जब बढ़ेगी तो वो एक दूसरे से दूर भी भाग सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे मतलब उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कमजोर है। इसका मैंने हिंट दे दिया है। इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन क्लास थी इस चैप्टर की, और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारा साइंस भी स्टार्ट हो गया। और अब हम जो है इसी वीक में सारी क्लासेस को अपलोड करना स्टार्ट कर एक्टिव कर देंगे सभी क्लासेस को। 9th से 12th तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 9th 10th को मैथ्स एंड साइंस, 11th 12th को फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, सारी क्लासेस अपलोड होंगी डेली बेसिस पे। ठीक है, इसी वीक में हम स्टार्ट कर देंगे, और एक बार जब स्टार्ट हो गया तो डेली बेसिस पे क्लास डलेगी। ठीक है, तो आई होप कि सभी जो है इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि साइंस की सबसे खास बात क्या है कि छोटी से छोटी बात भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो साइंस में हमें जितनी बातें याद होंगी उतने ही आगे के टॉपिक हमारे अच्छे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी टॉपिक इंटर रिलेट होते हैं। जैसे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे, तो केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक इंटर रिलेट करेगा ही करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम आज की क्लास एंड करते हैं, और आप सभी जो है ध्यान से इसको रिवाइज करें। और चैप्टर्स में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो साथ साथ जैसे अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, इसके बाद हमारे इन टेक्स्ट में कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस है, वो आपको करने हैं। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, तो सभी इस क्लास को अच्छे से देखें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में मुझे लिख दे, मैं उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।